हेलो स्टूडेंट, जीता इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जो आज हमारा टॉपिक होगा वो इंडियन हिस्ट्री से है और टॉपिक है मराठा एम्पायर। देखिए, मराठा एम्पायर की अगर हम बात करते हैं, चाहे स्टेट सिविल सर्विस की बात करें, चाहे हम यूपीएससी की बात करें, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैं इस टॉपिक के बाद लास्ट में वो क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। चूंकि जैसे आप लोग जानते हैं, मेरी हर वीडियो में एक इंपॉर्टेंट जो पेपर क्वेश्चन होते हैं उससे संबंधित एक पेपर मैं टेलीग्राम पे डालता भी हूँ। लेकिन छोटे छोटे से क्वेश्चन जो होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, स्टूडेंट्स उसमें कई बार मिस्टेक कर जाते हैं। तो किसी क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है, यानी क्वेश्चन को सोल्व करते समय हमें किस किस एंगल से हमारी अप्रोच होनी चाहिए, तो वो बहुत मेन चीज होती है। तो इससे संबंधित जो पेपर होंगे मैं लास्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर फैक्ट्स को डिस्कस भी करूंगा। तो अब शुरू करते हैं। मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य। साम्राज्य देखिए, सबसे पहले मैं इनकी जो ज्योग्राफी है वो डिस्कस करूंगा, यानी ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन। आखिर ये जो मराठे थे ये इंडिया में प्रॉपर कहाँ शासन करते थे। तो ये जो देख रहे हैं महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के नीचे जो गोवा है, ये जो ये सी कोस्ट देख रहे हैं आप, इसे हम कोंकण तट कहते हैं। कोंकण तट, कोंकण, कोंकण कोस्ट। ये कोंकण कोस्ट पे शासन करते थे, अर्थात इनका जो एरिया था वो महाराष्ट्र और गोवा था। ये प्रॉपर लोकेशन है। अब हम देखते हैं कि जो मराठे हैं, जब मराठों का शासन था तो उस समय मुगलों का शासन होता था। तो ये जो महाराष्ट्र का एरिया है, महाराष्ट्र का जो एरिया है, यहाँ पर जो मराठों का उदय हुआ, तो इनके उदय होने का या उत्कर्ष, उत्कर्ष यानी इन्होंने जो इतना राइज किया है, इनके राइज के क्या कोज थे, क्या कारण थे। तो मराठों के उत्कर्ष के कारण, उत्कर्ष के कारण एक्चुअली में इसके कई कारण देखने को मिलते हैं। नंबर एक, यहाँ की ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब यानी यहाँ की भौगोलिक दशा। भौगोलिक दशा, भौगोलिक दशा एक्चुअली में क्या है, ये पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया। तो ये यहाँ रहते हैं और ये यहाँ पर सक्सेस भी हैं। लेकिन जो मुगलों के साथ इनके युद्ध हुए, अगर मुगलों की नाम मात्र की जीत भी हुई, तो चूंकि यहाँ की ज्योग्राफी इस तरीके की थी कि वो प्रॉपर यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं हो सके। दूसरा कारण, जो प्राकृतिक दुर्ग होते हैं, प्राकृतिक दुर्ग, दुर्ग यानी फोर्ट, दुर्गों की बहुलता थी, बहुलता, बहुलता। एक्चुअली में ये जो दुर्ग होते हैं, जो किले होते हैं, वो सुरक्षा के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। चूंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है, तो हर पर्वत, हर पहाड़ अपने आप में एक किले का, एक दुर्ग का यानी सुरक्षा का काम करता था। तीसरा ये है, चूंकि ये इस पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं, जो मराठे हैं, इनमें आलस्य का अभाव है, आलस्य का अभाव देखने को मिलता है, अभाव। इसके साथ साथ जो चौथा कारण है, धार्मिक कारण। धार्मिक, एक्चुअली में जो धार्मिक कारण है, एक्चुअली में ये जो उस समय औरंगजेब का शासन है, और औरंगजेब नॉन सेकुलर था, और ये हिंदू बेल्ट है, तो हिंदू बेल्ट होने के कारण ये सब हिंदू एक हो गए। नेक्स्ट हम लेकर चलेंगे यहां पर शिवाजी का करिश्माई व्यक्तित्व। यस, का करिश्माई व्यक्तित्व, करिश्माई व्यक्तित्व, यानी शिवाजी की जो पर्सनालिटी है वो करिश्मेटिक है, यानी जो शिवाजी से मिलता है वो उनसे प्रभावित होता है। तो जो उपरोक्त आप कारण देख रहे हैं, इन कारणों के कारण ये जो मराठे थे ये इस्टेब्लिश हुए। अब मैं आगे लेकर चलता हूं। देखिए, मराठों का जो उदय है, जो पहले मराठा सरदार हैं उनका नाम शाहजी था, शाहजी। एक्चुअली में जो शाहजी है, एक दक्षिण में अहमदनगर, अहमदनगर नगर एक राज्य था, और अहमदनगर के एक वजीर या सेनापति होते थे जिनका नाम मलिक अंबर था, मलिक अंबर। ये मलिक अंबर की सेवा में आए, मलिक अंबर की सेवा में आए। ये जो अहमदनगर राज्य है, इसे मुगल एक शासक था जहांगीर, वो छीनना चाहता था। तो परिणाम स्वरूप
1624 में 24 में ये जो अहमदनगर है, अहमदनगर नगर, और जो मुगल हैं, मुगल। देखिए अहमदनगर में मलिक अंबर, मलिक अंबर, अंबर और शाहजी। देखिए शाहजी अहमदनगर के साथ थे, और मुगलों में मुगल शासक जहांगीर है तो उसका एक बेटा है परवेज, परवेज, और एक सेनापति था महाबत खां, महाबत खां। इन दोनों के बीच मारवाड़ी का युद्ध हुआ, मारवाड़ी का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में अहमदनगर राज्य की जीत हुई। इस जीत का जो पूरा पूरा श्रेय जाता है वो शाहजी को जाता है। तो अहमदनगर राज्य ने शाहजी को पूना की जागीर दे दी, पूना की जागीर दे दी। ऐसे में शाहजी का मान सम्मान बढ़ने लगा। परिणाम स्वरूप अहमदनगर का जो मलिक अंबर है वो शाहजी से ईर्ष्या करने लगा। तो ऐसे में शाहजी ने अहमदनगर के मलिक अंबर का साथ छोड़ दिया। देखिए क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, एक बार क्या कई बार पूछा गया है कि मराठों का जो उत्कर्ष हो रहा है या शुरुआत जो हो रही है, तो उस समय मुगल बादशाह कौन था, पहला मुगल बादशाह कौन था? तो देखिए यहां पर जहांगीर के समय मराठों का नाम पहली बार सुनने को मिलता है। इसके बाद ये जो शाहजी थे यहां से बीजापुर की सेवा में आए। 1630 में ये शाहजहां की सेवा में भी आए थे 5000 अश्वारोहियों के साथ। इन्हें मनसबदार भी बनाया गया था। इसके साथ साथ इसके बाद ये अहमदनगर भी गए, फिर अहमदनगर गए, और 1664 में घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई, घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए शिवाजी से पहले एक छोटी सी हिस्ट्री मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है, यानी शिवाजी से इनका क्या संबंध था। अब मैं आगे लेकर चलता हूं। ये जो शाहजी हैं, शाहजी, शाहजी, इनकी पत्नी का नाम जीजाबाई था, जीजाबाई। और इस जीजाबाई ने 1627 में शिवनेर के किले में, शिवनेर के किले में शिवाजी को जन्म दिया। शिवाजी यानी शिवाजी के जो पिता थे वो शाहजी थे। ये क्वेश्चन बार बार आप लोगों से पूछा जाता है कि शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? शिवनेर के किले में हुआ है। चूंकि शिवनेर के किले में हुआ है, हो सकता है इसी कारण उनका नाम शिवाजी रखा गया हो, तो ये ध्यान रखना है। ये शाहजी जो हैं ये भोसले परिवार के हैं, भोसले परिवार परिवार के हैं। और जो इनकी पत्नी जीजाबाई है ये जाधव परिवार की थी, जाधव, जाधव परिवार की थी। तो दोनों परिवारों में छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक होती थी। ऐसे में शाहजी ने जीजाबाई का साथ छोड़ दिया और एक अन्य विवाह तुकाबाई मोहिते से कर लिया, तुकाबाई मोहिते से कर लिया, मोहिते से। यानी तुकाबाई शिवाजी की सौतेली मां थी, और इसने भी एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम व्यंकोजी ओब्लिक एंकोजी था। जीजाबाई का साथ जरूर छोड़ा, लेकिन जो पूना की जागीर थी, पूना की जागीर ये अपने पुत्र शिवाजी को दे दी। शिवाजी से तात्पर्य जीजाबाई को दे दी। ये जो जीजाबाई देख रहे हैं ये शिवाजी की संरक्षिका बनी, संरक्षिका यानी प्रोटेक्ट करने वाली बनी। और दादा कोंकण देव एक नाम आता है, कोंकण देव। देखिए दादा क्या है, वैसे ये नाना है बेसिकली। ये शिवाजी के संरक्षक बने, संरक्षक, संरक्षक, ये संरक्षिका है, ये संरक्षक। और शिवाजी के जो सैन्य गुरु थे वो भी दादा कोंकण देव थे। इन्होंने ही अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग दी थी। लेकिन शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक जो गुरु हैं उनका नाम समर्थ रामदास था, रामदास। तो ये ध्यान रखना है। शिवाजी के सैन्य गुरु कौन है? दादा कोंकण देव। और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास थे। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। देखिए 1640 में शिवाजी का पहला विवाह साईबाई से हुआ, साईबाई से हुआ। एक्चुअली में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि शिवाजी की पहली पत्नी कौन थी? साईबाई। ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि शिवाजी की 7 पत्नियां थी। तो पहला विवाह साईबाई से हुआ, और 1645 में शिवाजी ने
रायरेश्वर एक मंदिर है, वहां पर दादा कोंकणदेव को साक्षी मानकर हिंदू धर्म प्रतिपालक और हिंदू धर्म की रक्षा करने की शपथ ली। अब देखिए शिवाजी के अभियानों की बात करते हैं। शिवाजी के पास मात्र पूना की जागीर है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से कोई किला नहीं था। तो शिवाजी के जो अभियान हैं, अभियान इन पे चर्चा करेंगे। शिवाजी का जो पहला अभियान था 1643 में, शिवाजी ने सबसे पहले सिंहगढ़ के किले को जीता। एक्चुअली में शिवाजी ने किले बहुत जीते हैं, तो एक क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि शिवाजी ने सबसे पहले कौन सा किला जीता था। तो जो सिंहगढ़ का किला है, एक बीजापुर राज्य होता था, ये उसका किला था। तो सिंहगढ़ के किले को जीता और इसके बाद शिवाजी ने तोरण तोरण दुर्ग या तोरण का किला जीता। इसके अलावा भी बहुत जीते हैं, जैसे जावली का किला है, पन्हाला का किला है, पुरंदर का किला है, बहुत से किले जीते। लेकिन आपको ये याद रखना है, सबसे पहले इसे जीता और फिर इसे जीता। चूंकि ये बीजापुर के अधीन था, तो बीजापुर का एक शासक था जिसका नाम आदिल शाह था। इस आदिल शाह ने शिवाजी के पिता शाहजी को बंदी बना लिया और जिंजी के किले में कैद रखा था। जिंजी, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि शाहजी को किस किले में आदिल शाह ने बंदी बनाया था, और अपने सेनापति अफजल खां की देखरेख में रखा और कहा कि सिंहगढ़ का दुर्ग छोड़ दो और अन्यथा तुम्हारे पिता की हत्या कर देंगे। शिवाजी ने 1649 में सिंहगढ़ का दुर्ग छोड़ दिया और पिता को रिहा कर दिया गया। शिवाजी का मुगलों से पहली बार मुकाबला 1657 में हुआ और 1657 में दक्षिण भारत का मुगल सूबेदार शाहजहां के बाद थी, उस समय शासक तो शाहजहां होता था, लेकिन उसका जो बेटा है वो दक्षिण का सूबेदार था, वो था औरंगजेब। तो औरंगजेब के कारण शिवाजी को पीछे हटना पड़ा। लेकिन शाहजहां के अंतिम समय में क्या हुआ, एक उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ सक्सेसर। तो ऐसी स्थिति में औरंगजेब जब नॉर्थ इंडिया आया, शिवाजी ने इसका लाभ उठाया और मुगल प्रांत जीत लिए। तो ऐसे में बीजापुर का जो आदिल शाह है वो चिंतित हो उठा। बीजापुर का आदिल शाह चिंतित हो उठा। तो ऐसे में ये जो बीजापुर का आदिल शाह इसने अपने सेनापति अफजल खां को शिवाजी के लिए अपॉइंट किया कि शिवाजी का अंत करना है। इस अफजल खां ने कृष्णराव भास्कर को अपना दूत बनाकर शिवाजी के पास भेजा है कि प्रतापगढ़ के जंगल में एकांत में मैं तुम्हारे से संधि करना चाहता हूं। लेकिन शिवाजी ने कृष्णराव भास्कर को धर्म का वास्ता देकर वास्तविकता पूछ ली, तो उसने कहा कि तुम्हारी हत्या चाहता है। तो ऐसे में शिवाजी रक्षा कवच पहनकर प्रतापगढ़ गए। ये अफजल खां जब शिवाजी से मिल रहा है तो उसकी गर्दन दबाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसकी हत्या करना चाहता है। शिवाजी ने चाकू छुरे से इसकी हत्या कर दी। जैसे ही ये चिल्लाया, दोनों की सेना आगे बढ़ी। परिणाम स्वरूप प्रतापगढ़ का युद्ध हुआ, जिसमें शिवाजी की जीत हुई। इस जीत के उपलक्ष्य में शिवाजी ने जो प्रतापगढ़ का किला है, जो मुस्लिम एक किला होता था, वहां पर एक मंदिर का निर्माण कराया। अब देखिए, सिक्सटीन 59 में औरंगजेब बादशाह बना और औरंगजेब ने दक्षिण भारत का जो मुगल सूबेदार था अपने मामा शाइस्ता खां को अपॉइंट किया। इस शाइस्ता खां ने शिवाजी से पूना का किला छीन लिया और इस किले में एक लाल महल है जो शिवाजी का रेजिडेंस होता था, उस पर भी अधिकार कर लिया। लेकिन 1663 में शिवाजी रात को एक बारात के वेश में पूना में प्रवेश कर गए और किले पर जब या उस महल में जो एंट्री की तो उसमें शाइस्ता खां पर जब वार किया तो इसका अंगूठा काट लिया गया और इसका जो पुत्र था उसका नाम अब्दुल फतेह था। अब्दुल फतेह मारा गया। तो देखिए, जो पूना का लाल महल है इस पर शिवाजी का अधिकार हो गया। 1664 में एक्चुअली में देखिए, ध्यान रखना है,
चूंकि अब मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होने जा रही है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में डेट बहुत पूछता है। वैसे डेट का बहुत ज्यादा योगदान नहीं होता है, लेकिन मॉडर्न में होता है। तो यहां पर ये जो डेट है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, चूंकि कुछ डेट इसमें महत्वपूर्ण है। 1664 में शिवाजी ने सूरत, जो गुजरात में है, सूरत पोर्ट यानी बंदरगाह को लूटा, और यहां से लगभग 1 करोड़ की संपत्ति शिवाजी को मिली, जिससे शिवाजी की आर्थिक स्थिति सुधर गई। इस समय यहां पर डच हैं, डच और अंग्रेज यहां पर बसे थे, लेकिन शिवाजी ने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। इस समय कंपनी का जो अध्यक्ष था उसका नाम सर जॉर्ज ऑक्सडाइन था। ऑक्सडाइन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि शिवाजी ने 64 में जब सूरत बंदरगाह पर आक्रमण किया, वहां पर कंपनी का अध्यक्ष कौन था? तो सर जॉर्ज ऑक्सडाइन। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं। देखिए, अब औरंगजेब जो दक्षिण में वो भी शासन करता है दक्षिण तक, तो औरंगजेब बहुत चिंतित है। और शिवाजी जैसी एक, देखने में तो क्या है, चूंकि उसने राजा के घर में तो जन्म लिया नहीं, लेकिन इस तूफान को वो रोक नहीं पा रहा है। तो ऐसे में औरंगजेब ने दक्षिण का जो सूबेदार था वो जयसिंह को बनाया। जयसिंह एक बहुत ही योग्य योद्धा है, और इसने 1665 में शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया। शिवाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया। परिणाम स्वरूप 1665 में एक 15 जून है वैसे 65 में पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि हुई। देखिए, संधि जो है, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये संधि किस किस के बीच हुई थी। तो इसमें एक और शिवाजी और दूसरी ओर जयसिंह है। जबकि जयसिंह एक सूबेदार है, एक मनसबदार है, लेकिन औरंगजेब के साथ होनी चाहिए, लेकिन ये औरंगजेब के साथ नहीं थी, ये जयसिंह के साथ थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। और इस संधि का जो प्रत्यक्षदर्शी था ये मनुची था। मनुची। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आप लोगों को कि जो पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी, इसका प्रत्यक्षदर्शी कौन था? मनुची। तो देखिए, इस संधि की जो कंडीशन है, अब हम उन पे चर्चा करेंगे। एक्चुअली में यूपीएससी में क्या होता है, आप लोगों ने पेपर देखा भी होगा, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कोई 2 पॉइंट दे देगा और वो बोल देगा कि ए और बी सही है, या ए सही है बी गलत है, इस तरीके से। तो देखिए, इसकी में जो कंडीशन है, शिवाजी के पास कुल 35 किले थे। इस 35 किले में से शिवाजी ने 23 किले, जिनकी वार्षिक आय 4 लाख खून थी, खून क्या है, वहां की करेंसी होती थी, ये मुगलों को दे दिए। इसके साथ साथ शिवाजी ने युद्धों में मुगलों का साथ देने और मुगलों की सेवा करने की भी बात की। अब तीसरा इसमें यह है कि शिवाजी का एक बेटा है जिसका नाम संभाजी, उसे 5000 का मनसबदार बनाया जाएगा मुगल सेवा में। अब बात आती है मनसबदार। देखिए, मनसबदार कॉन्सेप्ट अकबर के समय का है। यहां सिर्फ आपको इतना ही समझना है कि मनसब क्या होती थी। मनसब एक पोस्ट होती थी, पोस्ट। अब इस संधि पर फाइनली जो सिग्नेचर हैं ये औरंगजेब के होने थे। तो शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा पहुंचे, और शिवाजी की सुरक्षा का जो दायित्व था वो जयसिंह के ऊपर था, जयसिंह के ऊपर। तो देखिए, जब शिवाजी आगरा पहुंचे तो औरंगजेब ने शिवाजी को 5000 या हजारी मनसबदार जो होते हैं, मनसबदार, इसकी पंक्ति में यानी लाइन में खड़ा कर दिया। शिवाजी ने अपना अपमान समझा और लाइन से बाहर निकलकर बैठ गए। औरंगजेब क्रोधित बहुत हुआ, लेकिन जयसिंह ने इस बात को संभाल लिया। अब शिवाजी को मध्य एशिया अभियान के लिए चुना गया, लेकिन शिवाजी ने जाने से इनकार कर दिया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। शिवाजी को आगरा में एक जयपुर महल है, आगरा में जयपुर महल, यहां पर जयसिंह का एक पुत्र है जिसका नाम राम सिंह, उसकी देखरेख में रखा गया। लेकिन 1666 में शिवाजी एक उनका हमशक्ल होता था जिसका नाम हीरो जी फर्जंद को अपने बिस्तर पर लेटाकर फरार हो गए और रायगढ़ आए। 1667 में इस समय दक्षिण का मुगल सूबेदार मुअज्जम है। ये मुअज्जम जो है ये औरंगजेब का बेटा था। शिवाजी ने इससे बात की
और शिवाजी और औरंगजेब के बीच एक संधि हुई और औरंगजेब ने भी अब शिवाजी को राजा स्वीकार कर लिया। अभी तक तो पहाड़ी चूहा कहता था, लेकिन राजा स्वीकार कर लिया। 1670 में शिवाजी ने सूरत बंदरगाह को एक बार पुनः लूटा था। तो देखिए यहां आप देख रहे हैं शिवाजी के अभियान। हम तो एक योग्य सेनापति भी है। और मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, शिवाजी ने जंजीरा, जंजीरा एक टापू है महाराष्ट्र में, जंजीरा, यहां पर सिद्दी रहते थे, एक ट्राइब है सिद्दी, सिद्दी, और ये बहुत ही लूटपाट करते थे। तो इन सिद्धियों को पराजित करने के लिए शिवाजी ने एक नेवी या नौसेना का गठन किया था, नौसेना, और इसे ये कोलाबा में ठहराते थे, कोलाबा, ये ध्यान रखना है। देखिए जो क्वेश्चन है कोलाबा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत ही बार पूछा जाता है कि शिवाजी अपनी नौसेना को कहां ठहराते थे, कोलाबा। तो देखिए शिवाजी के पास अब सुरक्षा की दृष्टि से किले भी हैं। शिवाजी ने सूरत बंदरगाह को 2 बार लूटा है। इसके साथ साथ शिवाजी कुछ टैक्स भी कलेक्ट करते हैं, मैं आगे चर्चा करूंगा, जैसे सरदेशमुख है और चौथ है। शिवाजी की इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई है, लेकिन शिवाजी को प्रॉपर हम राजा नहीं कह सकते, चूंकि नहीं तो ये राजा के बेटे हैं और नहीं इनका राज्याभिषेक हुआ है। तो मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं। 16 देखिए 6 जून 1674 में रायगढ़ में एक नाम है रायगढ़, जो शिवाजी की कैपिटल भी होती थी, ये कैपिटल। यहां पर एक काशी के पंडित थे, उनका नाम विश्वेश्वर भट्ट है, विश्वेश्वर भट्ट, और इन्हें हम गंगा भट्ट भी कहते हैं। इन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक किया। ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। देखिए जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए हैं, मेरा लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है इस एग्जाम से जुड़े हुए, पढ़ते पढ़ाते हुए, तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए लगभग मैं सारे ही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक किया था, ये काशी के पंडित हैं विश्वेश्वर भट्ट ऑब्लिक गंगा भट्ट, इन्होंने किया। इसी समय शिवाजी ने ओशिव छत्रपति की उपाधि धारण की और राज शक संवत चलाया, राज शक संवत। देखिए अगर हम शक संवत की बात करते हैं, तो शक संवत जो था ये 78 में कनिष्क ने चलाया था, लेकिन यहां ध्यान रखना है राज शक संवत, इसके साथ राज शब्द जुड़ा है, दोनों में डिफरेंस ये है। शिवाजी का तुलादान भी हुआ था इस समय। इसी समय शिवाजी ने गो ब्राह्मण की रक्षा करने, हिंदू धर्म की रक्षा करने की शपथ ली और हिंदू पातशाही, ये एक टाइटल भी, ये भी धारण किया था। लेकिन इसके 11 दिन बाद क्या हुआ, शिवाजी की माता जीजाबाई की मृत्यु हो गई। तो शिवाजी को लग रहा है कि मेरा जो राज्याभिषेक है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। उनके दिमाग में एक भ्रम बैठ गया, इसलिए 24 सितंबर 1674 में ही रायगढ़ में ही एक नाम आता है निश्चलपुरी गोसाई। निश्चलपुरी गोसाई ने तंत्र मंत्र के साथ शिवाजी का राज्याभिषेक किया। शिवाजी का जो अंतिम अभियान था, अंतिम अभियान, ये 1676 में था कर्नाटक के विरुद्ध, कर्नाटक। और यहां का जो सूबेदार था शिवाजी का सौतेला भाई था वेंकोजी, जिसे एंकोजी भी कहते हैं। और ये कर्नाटक जो है ये बीजापुर के अधीन था, बीजापुर के अधीन था। शिवाजी ने कर्नाटक को जीत लिया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है उत्तराखंड के अंदर सिविल सर्विस में कि शिवाजी का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था। तो देखिए कर्नाटक के विरुद्ध है। जैसे ऐसे भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था। 1601 में असीरगढ़ के विरुद्ध था अकबर का, यहां बता देना चाहूंगा, लेकिन यहां कर्नाटक के विरुद्ध था। अब 1680 में शिवाजी की तबीयत खराब हुई और शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी का जो अंतिम संस्कार था, शिवाजी के 2 बेटे हैं, एक राजाराम और एक संभाजी। चूंकि संभाजी क्रूर तरीके का था, तो शिवाजी ने उसे कारागार में डाल रखा था। अंतिम संस्कार छोटे पुत्र राजाराम ने किया। और शिवाजी की जो 7 पत्नियां हैं, उनमें एक छोटी पत्नी थी जिसका नाम पुतलीबाई था। पुतलीबाई ये सती हो गई। अभी 2 साल पहले यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि शिवाजी की कौन सी पत्नी सती हुई थी, तो उसका नाम क्या है, पुतलीबाई। अब 7 पत्नियां हैं, इनमें 3 पत्नियों के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे पहली पत्नी कौन थी जिससे विवाह हुआ था,
1640 में, उसका नाम साईबाई था। लेकिन जब शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ तो एक पुनर्विवाह हुआ और उसका नाम था सेईराबाई। शिवाजी की जो पत्नी सती हुई है उसका नाम है पुतलीबाई। तो देखिए शिवाजी की एक हिस्ट्री जो थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। अब शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन में एक अष्टप्रधान परिषद है, वहां से क्वेश्चन बहुत पूछता है, और शिवाजी का जो रेवेन्यू सिस्टम है वहां से क्वेश्चन पूछता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं, तो मैं आपके साथ वो डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। देखिए शिवाजी के प्रशासन का जो आदर्श था, जो आइडियल था, वो जो प्राचीन काल के जो हिंदू राजा होते थे, हिंदू राजा, ये इनसे प्रभावित था। और यहां पर राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। तंत्रात्मक राजतंत्र यानी मोनार्की सिस्टम है। मोनार्की सिस्टम का मतलब होता है यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और राजतंत्रात्मक प्रणाली थी यहां पर। इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो मराठी थी, मराठी। शिवाजी अपने राज्य के सर्वे सर्वा थे। सर्वे सर्वा यानी ऑल इन ऑल, जैसे चीफ जस्टिस का भी काम करते थे, कमांडर का भी काम करते थे, पॉलिसी मेकिंग का भी काम करते थे। लेकिन शिवाजी की सहायता और परामर्श देने के लिए यहां पर 8 मंत्री होते थे, 8 मंत्री, और इनकी काउंसिल होती थी, परिषद, जिसे हम अष्टप्रधान परिषद कहते हैं। अष्टप्रधान परिषद, अष्टप्रधान परिषद इनके सहयोग से शासन करते थे। ये जो अष्टप्रधान परिषद हैं, इन्हें विभाग दिए गए थे और ये अपने विभागों के प्रमुख होते थे। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये शिवाजी के सचिव, सेक्रेटेरिएट, सचिव की भांति कार्य करते थे, और ये ब्यूरोक्रेट्स की तरह थे, नौकरशाह की तरह। यानी इनका जो पद था, पोस्ट, वो हेरिडिटी नहीं होती थी, वंशानुगत नहीं थी यहां पर। चूंकि इनकी नियुक्ति कौन करते थे? शिवाजी करते थे। अब ये जो अष्टप्रधान परिषद है, इसमें जो 8 मंत्री हैं, किस मंत्री का क्या काम होता था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। बेसिकली मैचिंग के लिए क्वेश्चन देता है, तो मैं ये नाम लिखता हूं यहां पर और आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो देखिए इनमें एक नाम आता है पेशवा। पेशवा, अमात्य ऑब्लिक मजुमदार, मजुमदार, मंत्री ऑब्लिक वाक्यान्विस, वाक्यान्विस, सुमंत ऑब्लिक दबीर, सचिव, सेनापति। ये जो सेनापति है इसे सरे नौबत भी कहते हैं, जस्टिस यानी न्यायाधीश, और एक है पंडित राव। अब इनके काम क्या होते थे मैं इस पे डिस्कस करूंगा। देखिए जो पेशवा है, जो मुख्य प्रधान है, इनमें सबसे जो मेन है, जिसके पास मेन पावर होती थी, वो पेशवा होता था। पेशवा, ये जो पेशवा है, जो छत्रपति यानी जो शिवाजी जब एब्सेंट रहते थे, अनुपस्थित रहते थे, तो उनकी अनुपस्थिति में ये क्या करता है, उनकी अनुपस्थिति में ये वहां का शासन देखता था। और पोस्ट इतनी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते थे उन पर सिग्नेचर करना और सील लगाना, एक ये भी इसका काम था। अमात्य ऑब्लिक मजुमदार, ये एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, एक वित्त मंत्री की तरह काम करता है। यानी जो आय होगी, अर्निंग होगी, जो एक्सपेंडिचर होंगी, उसका पूरा रिकॉर्ड इसी के पास रहता था। ये जो मंत्री है इसे वाक्यान्विस भी कहते हैं। एक होता है स्पाई सिस्टम, स्पाई यानी गुप्तचर विभाग। जो गुप्तचर विभाग है उसका ये अध्यक्ष होता था, एक काम। दूसरा, जो छत्रपति हैं यानी जो शिवाजी हैं, उनकी सुरक्षा का दायित्व इसी के पास था। इसके साथ साथ राजा के जो दैनिक कार्य होते थे, दैनिक कार्य, दिन में क्या क्या कार्य करना है, उसको लिखत पढ़त का काम यही करता था। सुमंत ऑब्लिक दबीर, देखिए ये फाइनेंस मिनिस्टर, विदेश मंत्री की हैसियत से काम करता था। विदेशों के साथ संधि करना, युद्ध करना, संधि में छत्रपति को एडवाइज करना आदि इसका काम होता था। ये जो सचिव है, जो सचिवालय होता है ना, ये सचिवालय का एक प्रभारी होता था। यानी राज्य के जितने भी पेपर फॉर्मेलिटी होती है वो सब इसी के पास लिखे जाते थे, और जो परगने होते थे उनकी जो आय व्यय उसका डिटेल इसी के पास होता था। ये जो सेनापति है इसका काम युद्धों का नेतृत्व करना होता था, और जो जस्टिस है, न्यायाधीश, इसका काम ये जुडिशरी
यानी न्यायपालिका से जुड़ा था। और पंडित राव देखिए, पंडित राव का काम क्या है, जो धार्मिक कार्य होते हैं उसमें उनको आयोजन करना और धार्मिक कार्यों को आयोजित कराना। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सेनापति है, ये ध्यान रखना है, सेनापति की कंडीशन ये है कि ये मराठा ही होता था। बाकी पंडित हो सकते थे, बट ये मराठा ही होगा। और इसके साथ साथ जो न्यायाधीश और पंडित राव है, इसमें भी सुन लीजिए, पूछा जा सकता है, इन दोनों को छोड़कर युद्ध में किसी को भी भेजा जा सकता था। यानी जो अष्टप्रधान परिषद है, उसकी विशेषता यह है कि जितने भी 8 मंत्री हैं, इनमें इन 2 को छोड़कर सभी में सैनिक योग्यता होनी अनिवार्य थी। तो ये मैंने अष्टप्रधान परिषद आपके साथ डिस्कस की है। अब हम लेकर चलेंगे शिवाजी का रेवेन्यू सिस्टम, यानी राजस्व प्रशासन। वहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। देखिए, राजस्व प्रशासन एक्चुअली में शिवाजी का जो राजस्व प्रशासन है, राज्य की आय का जो मुख्य स्रोत था, जो मेन रिसोर्स है, वो है भू राजस्व से तात्पर्य होता है, यानी जो एग्रीकल्चर से टैक्स आता था, ये था भू राजस्व। तो शिवाजी ने जो सिस्टम अपनाया था, ये रैयतबाड़ी था। और अहमदनगर का जो मलिक अंबर है, मैंने डिस्कस किया था पीछे, चूंकि वो बहुत ही योग्य व्यक्ति था, तो ये उससे प्रभावित है। देखिए, रैयतवाड़ी का मतलब क्या होता है। रैयत जो वर्ड बना है, रैयत बना है रैया से, और रैया का मतलब होता है किसान। अर्थात किसान और राजा के बीच कोई मीडिएटर नहीं होता, यानी राजा का किसानों से डायरेक्ट संबंध जब होता है तो उसे हम रैयतवाड़ी कहते हैं। तो शिवाजी ने जो टैक्स कलेक्ट किया था, शिवाजी के कहने पर 1679 में शिवाजी का एक अधिकारी था जिसका नाम अन्ना जी दत्तो है। इसने भूमि का सर्वे किया, यानी मापतोल की। और भूमि की जो मापतोल थी, पहले रस्सी की जरीब से होती थी, लेकिन रस्सी की जो जरीब है उससे प्रॉपर मेजरमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि वो घट बढ़ जाती है। तो शिवाजी ने जो काठ होती है, यानी लकड़ी, और मानक जो छड़ी है, इससे भूमि का मेजरमेंट कराया। अब जो टैक्स लिया, जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन तो के आधार पर लिया। यानी शिवाजी ने क्या किया, अलग अलग क्षेत्रों से बिल्कुल समान आकार के 3 प्लाट चुने। एक ऐसा लिया जहां हाई प्रोडक्शन है, यानी उच्च, एक मीडियम प्रोडक्शन का है, मध्यम, और एक लो प्रोडक्शन का है, निम्न। अब इन तीनों का उस शिवाजी ने क्या किया, एवरेज निकाला है, एवरेज निकाला, और इसका 1/3 टैक्स के रूप में लिया। तो शिवाजी का टैक्स शुरू में 1/3 था, लेकिन शिवाजी ने बाद में क्या किया, जो लोकल टैक्स होते थे, स्थानीय कर और टोल टैक्स यानी चुंगी कर समाप्त कर दिया, और ये टैक्स 2/5 अर्थात 40% कर दिया। देखिए, उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शिवाजी का टैक्स क्या होता था। तो शिवाजी का जो टैक्स रेट है वो क्या है, 40%। यहां पर जो टैक्स दिया जा रहा है, ये टैक्स कैश यानी नकद भी दिया जा सकता है, और यील्ड यानी उपज के रूप में भी दे सकते थे। लेकिन ध्यान रखना है, यहां पर जो हॉर्टिकल्चर है, यानी बागवानी, और जो कैश क्रॉप होती हैं, नकदी फसलें, उनसे कैश ही दिया जाता था। लेकिन शिवाजी के राज्य की आय के 2 अन्य टैक्स भी थे। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है, जिनमें एक नाम आता है चौथ, और एक आता है सर देशमुख। कई बार तो यही पूछ लेता है कि चौथ क्या है। देखिए, चौथ क्या है, एक टैक्स है। ये जो चौथ है, ये चौथ का मतलब होता है 1/4, यानी 1/4, यानी 25%। मैं इसे सही से लिख देता हूं, 25%। ये जो चौथ वसूलते थे, ये शिवाजी का एक तरीके से दादागिरी का टैक्स था।
यानी शिवाजी के आक्रमण से यदि बचना है तो शिवाजी को चोथ देना होता था। तो चोथ शिवाजी जो पड़ोसी में शत्रु राज्य होते थे ये उनसे लेते थे, लेकिन जो शिवाजी के राज्य को चोथ दे रहा है अब उसके राज्य की सुरक्षा का दायित्व शिवाजी के ऊपर आ जाता था। तो यही कारण है कि एक नाम आता है स्मिथ। स्मिथ ने शिवाजी के राज्य को रोबर स्टेट, यानी रोबर स्टेट का मतलब होता है डाकू राज्य की संज्ञा दी थी। सरदेशमुख यानी चौथाई का मतलब होता है उस राज्य की जो टोटल इनकम होती थी उसका 1/4 हिस्सा शिवाजी को देना है। अब सरदेशमुख का मतलब होता है देश माने 10 या 1/10। इसे भी शिवाजी क्या करते थे, इसे भी शत्रु राज्य या पड़ोसी राज्यों से सरदेशमुख वसूलते थे। इसका मतलब होता है ये टोटल का नहीं है, यानी उस राज्य से जो भूराजस्व आएगा उस भूराजस्व का 10% होता था। शिवाजी का कहना था चूंकि मैं महाराष्ट्र का सरदेशमुख हूं, पुश्तैनी सरदेशमुख हूं, इसलिए ये टैक्स मेरा बनता है। तो ये 2 टैक्स जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो जो आज हमारा टॉपिक था मराठा एम्पायर, उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो यहाँ आप देख लीजिए कि किसी क्वेश्चन को जब हम सोल्व करते हैं तो हमें किस किस एंगल से सोचना है, और ये पेपर आप तभी सोल्व कर पाएंगे जब आप बहुत ही पेशेंस के साथ बहुत ही धीरे से समझ के लेक्चर को देखेंगे। तो मैं शुरू करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि शिवाजी के संदर्भ में क्या गलत है, यानी शिवाजी के बारे में 3 बातें सही हैं और एक गलत है जो हमें छांटनी है। जैसे ए में कह रहा है कि इनका जन्म शिवनेर के किले में हुआ था, मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है शिवनेर के किले में, क्योंकि हो सकता है शिवाजी का नाम इसीलिए रखा गया हो क्योंकि शिवनेर के किले में जन्म हुआ था, ये तो ठीक है। इनका राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था, ये भी बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि उनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। एक बार 6 जून 1674 में हुआ था और काशी के पंडित थे विश्वेश्वर भट्ट ऑब्लिक गंगा भट्ट ने किया था, लेकिन 11 दिन बाद इनकी माता जीजाबाई का स्वर्गवास हो गया तो शिवाजी को लगा कि प्रॉपर राज्याभिषेक नहीं हुआ है, इसलिए 24 सितंबर 1674 में रायगढ़ में निश्चलपुरी गोसाई ने तंत्र मंत्र के साथ रायगढ़ में ही किया था, ये भी ठीक है। मराठी सबसे पहले बीजापुर की सेवा में आए थे, ये बिल्कुल गलत है। तो यही आंसर हो गया, क्योंकि जो मराठे थे, मराठा जो पहला सरदार था वो शाहजी थे और वो अहमदनगर के मलिक अंबर की सेवा में आए थे, तो यही आंसर है। इन्होंने सबसे पहले सीगढ़ का दुर्ग जीता था, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये 1643 में जीता था, तो आंसर सी हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलेंगे। पुरंदर की संधि के बारे में क्या गलत है? एक्चुअली में 15 जून 1665 में पुरंदर की संधि जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी और इसका प्रत्यक्षदर्शी मनुची था, जो मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो देखिए यह शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें गलत छांटना है। शिवाजी ने अपने 35 में से 23 किले जिनकी वार्षिक आय 4 लाख हुण थी, चूंकि हुण जो थी यहाँ की करेंसी होती थी, ये भी ठीक है। शिवाजी मुगलों की ओर से युद्ध एवं सेवा करेंगे, ये भी बात इसमें बिल्कुल ठीक है। फिर वो कह रहा है कि शिवाजी का जो पुत्र है संभाजी को 4000 का मनसब दिया जाएगा, यानी औरंगजेब के पास, यानी जो मुगल राज्य है उसमें शिवाजी के पुत्र संभाजी को यहां पर एक पद दिया जाएगा, लेकिन ये गलत हो रहा है। एक्चुअली में वो 4000 नहीं, वहां पर मैंने डिस्कस भी किया था, वो 5000 है। तो आंसर क्या हो गया है? डी। अब हम आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि क्या सही है, शिवाजी ने भूराजस्व का 40% यानी 2/5 ये टैक्स के रूप में लिया, ये बिल्कुल ठीक है। मैंने अभी बताया भी था आपसे कि उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक्चुअली में क्या हुआ, शिवाजी पहले 1/3 टैक्स के रूप में लेते थे, लेकिन बाद में कुछ लोकल टैक्स थे और टोल टैक्स वो समाप्त कर दिए और टैक्स रेट बढ़ाकर 40% कर दिया, ये ठीक है। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी थी, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अहमदनगर का जो मलिक अंबर है उसके कॉन्सेप्ट को इन्होंने फॉलो किया था। रैयतवाड़ी का मतलब होता है रैयत बना है रैया से, रैया का मतलब होता है किसान, यानी जब राजा और किसान के बीच में डायरेक्ट संबंध होते हैं तो उसे रैयतवाड़ी कहते हैं, यानी इसमें कोई मीडिएटर नहीं होता, तो इसका आंसर हो गया ए। अब हम
क्वेश्चन नंबर 4 पर लेकर चलेंगे। शिवाजी अपनी नौसेना को कहां ठहराते थे? एक्चुअली में शिवाजी ने 1657 में एक जंजीरा, एक महाराष्ट्र में एक टापू है, वहां सिद्धि रहते थे और वो लूटपाट करते थे। तो उनका अंत करने के लिए एक नेवी यानी नौसेना गठित की थी और उसे वो कोलाबा में ठहराते थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो कोलाबा यानी आंसर इसका डी सही हुआ। अब हम नेक्स्ट लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को डिस्कस करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है शिवाजी के दमन के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? देखिए, एक तो 1659 में औरंगजेब ने दक्षिण का मुगल सूबेदार बनाया था, वो शाइस्ता खां को बनाया था, लेकिन वो तो इसमें है नहीं। अब दूसरा आता है अफजल खां। अफजल खां हो ही नहीं सकता, अफजल खां हो ही नहीं सकता, क्योंकि अफजल खां इसलिए नहीं हो सकता, ये तो बीजापुर का था। जसवंत सिंह को भी अपॉइंट नहीं किया। इसका आंसर सी है, जिसने 1665 में शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया और आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। मीर जुमला भी नहीं है, ये गोलकुंडा का होता था, तो सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 लेकर चलते हैं। अफजल खां जिसकी हत्या शिवाजी ने की थी, वो कहां का था, का अधिकारी था? देखिए, गोलकुंडा है ही नहीं। अहमदनगर का तो हो ही नहीं सकता, चूंकि मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। अहमदनगर का तो मलिक अंबर था। बीजापुर का शासक आदिल शाह था और उसका एक सेनापति था अफजल खां, तो यही है। और ये जो बीजापुर है, जो उसका सेनापति था आदिल शाह का अफजल खां, शिवाजी ने प्रतापगढ़ के युद्ध में इसकी हत्या की थी। और एक प्रतापगढ़ के युद्ध में जब शिवाजी की जीत हुई, तो इसके उपलक्ष्य में शिवाजी ने प्रतापगढ़ के किले में एक मंदिर भी बनवाया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन भी है ये 7। शिवाजी की अष्टप्रधान परिषद के बारे में क्या गलत है, यह हमें छांटना है। मैंने आपको बताया भी था कि जो 8 नाम मैंने बताए थे आपको, एक पेशवा है जो मुख्य प्रधान होता था, एक मंत्री ऑब्लिक वाक्यान्विश है, एक अमात्य ऑब्लिक मजुमदार है, एक दबीर ऑब्लिक सुमंत, एक सचिव, न्यायाधीश, पंडित राव और सेनापति। 8 हो गए। तो मैचिंग के लिए क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको साथ डिस्कस कर चुका हूं, उसे ध्यान से देखना। शिवाजी की अष्टप्रधान परिषद के बारे में गलत छांटना है। देखिए, सेनापति हमेशा मराठा ही होता था, ये कंडीशन है, मैं बता चुका हूं आपको। जो अन्य हैं 7, वे अन्य कास्ट के भी हो सकते थे, लेकिन सेनापति हमेशा मराठा ही होता था। सभी में सैन्य योग्यता अनिवार्य थी, ये बिल्कुल गलत है, यही इसका आंसर है। क्योंकि मैंने आपको यह भी बताया कि जो पंडित राव और न्यायाधीश होता था, उन्हें युद्ध अभियानों में नहीं भेजा जाता था। तो जब उन्हें नहीं भेजा जाता है, तो उनके लिए यह कंडीशन कंपलसरी नहीं होती थी, यही आंसर है। आगे भी बढ़ते हैं, छोड़कर सभी को युद्ध अभियानों पर छोड़ा जाता था, ये ठीक है। ये शिवाजी के सचिव के समान कार्य करते थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली में सचिव, ये भले ही इन्हें विभाग दिए जाते हों और अपने विभागों के प्रमुख होते थे, लेकिन ये शिवाजी को परामर्श भी देते थे, लेकिन शिवाजी परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होता था। जैसे आज वर्तमान की अगर हम अपनी कैबिनेट की बात करते हैं, तो कैबिनेट में एक मिनिस्टर होता है और उसको एडवाइज करने के लिए एक सेक्रेटरी होता है, जो बेसिकली आईएएस होता है, लेकिन मिनिस्टर उसकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, उसका काम सिर्फ एडवाइज करना है। तो ये क्या है, ये सिर्फ सचिवों की भांति काम करते हैं, यानी एडवाइज का काम करते थे। तो ये 7 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसके अलावा जो भी मुझे और लगेगा और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वो आप जीत आइस के टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने अपने तरीके से खूब समझाने का प्रयास किया, तो इस पूरी वीडियो को आप देखिए और यदि अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।